साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद करंट क्लाउड में। दोस्तों, आज है 17 मई और आज के करंट अफेयर्स के कंटेंट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जारी करने से पहले आपको हम एक सूचना देना चाहेंगे कि कल संडे था और कल मैंने करंट अफेयर्स के कंटेंट कोई भी अपलोड नहीं किया था। तो आज हम दोनों दिन के यानी 16 तारीख और 17 तारीख दोनों की करंट अफेयर्स के कंटेंट आपको पढ़ाने जा रहे हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए आज के करंट अफेयर्स के कंटेंट की तरफ हम बढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य सरकार की पुलिस ने मिशन हौसला नामक एक अभियान शुरू किया है? मिशन हौसला क्या है आखिर मिशन हौसला? आइए पहले इसके बारे में जान लेते हैं। तो मिशन हौसला कोविड-19 रोगियों के लिए ऑक्सीजन, बेड, वेंटिलेटर और प्लाज्मा प्राप्त करने में मदद करने के लिए यह अभियान चलाया गया है। इसके अलावा पुलिस मिशन और राशन के हिस्से के रूप में जनता को कोविड-19 के प्रबंधन के लिए दवाएं प्राप्त करने में भी ये मदद करेगा। और ये किस राज्य सरकार की पुलिस के द्वारा किया गया है? तो आंसर होगा आपका उत्तराखंड राज्य सरकार की पुलिस के द्वारा। और अगर हम बात करें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है, तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री दोस्तों हैं तीरथ सिंह रावत। और यहाँ के राज्यपाल कौन है दोस्तों? तो राज्यपाल बोलेंगे बेबी रानी मौर्य। कौन है? बेबी रानी मौर्य। आई होप कि ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो चुका होगा। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? किस बैंक का लाइसेंस आरबीआई ने रद्द कर दिया है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक का। और क्यों किया है रद्द, तो वो भी मैं आपको बता दूं। क्योंकि यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं थी। इस प्रकार यह बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 की धारा 56(a) के साथ पठित धारा 11(1) और धारा 22 के 3 सेक्शन डी के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करता है। इसलिए इसने क्या किया, इसकी लाइसेंसी को क्या कर दिया, रद्द कर दिया। और अगर हम बात करें आरबीआई के बारे में, आरबीआई के 25वें गवर्नर कौन है दोस्तों? तो बोलेंगे शक्तिकांत दास जी। और मुख्यालय कहाँ है इसका? तो मुंबई यानी कि महाराष्ट्र में। स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी कोलकाता में दोस्तों। आई होप ये आपका प्रश्न भी क्लियर हो चुका होगा। आइए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन बनाए गए हैं? ये क्वेश्चन भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी आप अपनी कॉपी में नोट करते चलिएगा। आज के सेशन का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रमेश पोवार जी। रमेश पोवार जी। अब हम बात करें कि ये किसका स्थान लेंगे, तो बोलेंगे W.V. रमन। किसका स्थान लेंगे दोस्तों? W.V. रमन जी का। और हम बात करें कि ये बीसीसीआई की अगर बात करें, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो इसके सचिव कौन है? तो इसके सचिव जय शाह जी हैं। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष सौरभ गांगुली जी हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई यानी कि महाराष्ट्र में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? बीसीसीआई की स्थापना दिसंबर 1928 को हुई थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रमेश पोवार। आइए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की कौन सी किस्त जारी की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, अब देखिए इसमें एक ऑप्शन जो है मिसिंग मैं कर दे रहा हूँ, यहाँ पे गलत कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ चौथी किस्त नहीं थी, ये इस बार जो आई है ये 8वीं किस्त है। कौन सी किस्त है? ये 8वीं किस्त है दोस्तों, इसको याद करिएगा और थोड़ा इसको करेक्शन कर लीजिएगा, ये 8वीं किस्त है। और अगर हम बात करें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है क्या, तो इसके बारे में भी आपको बताते हैं। इसकी शुरुआत 2018 में की गई थी। यह योजना उन किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है जिनके पास 2 हेक्टेयर तक भूमि का स्वामित्व है। इस योजना की शुरुआत के बाद से भारत सरकार ने 75,000 करोड़, कितने दोस्तों? 75,000 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं अभी तक, मतलब ये कर चुके हैं। और अगर हम बात करें कि इसमें देखिए थोड़ा सा हम और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत भारत सरकार छोटे और सीमांत किसानों के खाते में 6,000 रुपये ट्रांसफ़र करती है। ये फंड जो होते हैं 3 किस्तों में दिए जाते हैं। कौन कौन से? पहली किस्त जो है 2,000 रुपये की होती है पहली किस्त, और पहली किस्त दी जाती है अप्रैल से जून महीने के बीच में। और दूसरी किस्त तो दूसरी किस्त अगस्त से नवंबर के बीच में, और तीसरी किस्त दिसंबर से मार्च महीने के बीच में दी जाती है दोस्तों। तो और इसका उद्देश्य क्या रखा गया है? अगर उद्देश्य की हम बात करें कि इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य 125 मिलियन किसानों को उनकी भूमि के आकार से अलग कवर करना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 8वीं किस्त। कितना दोस्तों? 8वीं। करेक्शन कर लीजिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ पे आप करेक्शन कर लीजिएगा इसे। आइए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो कौन सा ऐप लॉन्च किया है? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्त फॉर लाइफ। अब बात करें हम अगर इस ऐप के बारे में, तो यह ऐप है क्या? यह ऐप छात्रों को अन्य संसाधन सामग्री जैसे उच्च माध्यमिक शिक्षा के बाद विचारोत्तेजक पाठ्यक्रम, मार्गदर्शिकाएं, मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के बारे में सुझाव के साथ साथ कोरोना गाइड के साथ दैनिक सुरक्षा प्रोटोकॉल, घर से सीखने और स्वयं की देखभाल के बारे में हमें क्या करता है? ये जानकारी प्रदान करता है। और अगर हम बात करें कि सीबीएसई का अध्यक्ष कौन है, तो सीबीएसई का अध्यक्ष मनोज आहूजा जी हैं। और सीबीएसई का मुख्यालय कहाँ है? तो सीबीएसई का मुख्यालय नई दिल्ली में है। और सीबीएसई की स्थापना कब की गई थी? तो सीबीएसई की स्थापना 3 नवंबर 1962 में की गई थी। आई होप दोस्तों कि आपको ये प्रश्न क्लियर हो चुका होगा। आइए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मलेरकोटला को राज्य का 23वां जिला घोषित किया है? इसको ध्यान से देखिएगा, मलेरकोटला। तो पहले हम जान लेते हैं मलेरकोटला आखिर है क्या। देखिए मलेरकोटला एक मुस्लिम बहुलक इलाका है। इसे राज्य के संगरूर जिले से अलग कर बनाया गया है। और अब ये है कहाँ पे? तो इसका भी मैं आपको बताता चलूँ कि ये पंजाब राज्य में है। तो जो दोस्तों पंजाब के जो सीएम अमरिंदर सिंह जी हैं, इन्होंने ईद उल फितर के मौके पे यानी 14 मई 2021 को मलेरकोटला को राज्य का 23वां जिला घोषित कर दिया है। और अगर हम बात करें कि पंजाब के, देखिए मैंने भी सीएम आपको बता दिया है अमरिंदर सिंह, आप इसे नोट कर लीजिएगा। और पंजाब के राज्यपाल हैं वीपी सिंह बदनौर। कौन है दोस्तों?
वीपी सिंह बदनौर। आई होप कि ये प्रश्न भी आपका क्लियर हो चुका होगा। आइए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा केपी शर्मा ओली। कौन दोस्तों? केपी शर्मा ओली जी को नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये तीसरी बार है इनका कार्यकाल जब इन्हें चुना गया है। अगर देखिए मैं इसके बारे में आपको विस्तार से बताऊं कि इनको आखिर फिर से नियुक्त करने का निर्णय क्यों लिया गया, क्योंकि हुआ क्या था कि भाई विपक्षी दल नई सरकार बनाने या प्रदान की गई समय सीमा यानी 13 मई 2021 तक इनको समय दिया गया था। लेकिन हुआ क्या कि ये समय से पहले अपने आवेदन करने के लिए सदन में बहुमत की सीटों को सुरक्षित नहीं कर सके, इसलिए इन्हें क्या कर दिया गया, ओली जी को दोबारा प्रधानमंत्री के रूप में इन्हें नियुक्त कर दिया गया। लेकिन आखिर कितने सीट नहीं पा रहे थे ये, तो वो भी मैं आपको बताना चाहूँ कि 10 मई 2021 को ओली प्रतिनिधि सभा में विश्वास मत प्राप्त करने में विफल रहे थे। कुल 232 मतों में से केवल 93 मत ही इनको प्राप्त हुए, जो विश्वास मत जीतने के लिए आवश्यक 136 वोट बहुमत तक पहुंचने में 43 वोट कम थे। कितने वोट कम थे? 43 वोट कम थे। और तो विपक्ष को क्या दिया गया? कुछ समय दिया गया कि भाई आप 13 मई 2021 तक अगर रात 9 बजे तक अपना विश्वास दे सकते हो बहुमत में, तो भाई आप दे दिए। पर ऐसा तो हो नहीं पाया, इसलिए इन्हें क्या कर दिया कि केपी शर्मा ओली जी को ही दोबारा प्रधानमंत्री के तौर पे नियुक्त कर दिया गया। अब अगर हम बात करें कि केपी, देखिए हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में केपी। क्या आपको पता है कि केपी का फुल फॉर्म क्या है? अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि केपी का पूरा नाम खड़ग प्रसाद शर्मा ओली जी है। और नेपाल के राष्ट्रपति अगर मैं आपको बोलूँ तो नेपाल के राष्ट्रपति कौन है? विद्या देवी भंडारी जी हैं। तो आई होप दोस्तों कि ये प्रश्न भी आपका क्लियर हो चुका होगा। आइए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, टाइम्स ग्रुप की चेयरमैन जिनका हाल ही में निधन हो गया है उनका क्या नाम है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि उनका नाम इंदु जैन जी है। क्या नाम है? इंदु जैन जी। देखिए अब टाइम्स पत्रिका हो गई या टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर हो गया, जितने भी टाइम्स से रिलेट जितने भी पत्रिकाएं या जितने भी न्यूज़पेपर हैं, सब में ये संपादिका का रोल बहुत अच्छी तरह से करती थी और बहुत ही सीनियर थी ये। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इंदु जैन। आइए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 15 मई। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, इसको नोट करते जाइए कॉपी में। अब देखिए 15 मई को तो मनाया गया, लेकिन अगर मैं बात करूं कि इसका विषय क्या रखा गया था, तो इसका जो विषय रखा गया है, विषय देखिए यानी कि थीम, इसका जो विषय रखा गया था वो परिवार और नई तकनीक। परिवार और नई तकनीक यानी कि फैमिली एंड न्यू टेक्नोलॉजी, इसका विषय रखा गया है। अब हम थोड़ा सा अगर बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को ही क्यों मनाया जाता है, तो ये भी देख लीजिए, इसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव में निर्णय लिया कि हर साल इसको 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में मनाया जाए, और तब से ये आज तक 15 मई के दिन अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जा रहा है। तो आई होप दोस्तों कि ये प्रश्न भी आपका क्लियर हो चुका होगा। आइए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, सीबीआई के किस पूर्व अधिकारी का हाल ही में निधन
हो गया है। तो इसका सही जवाब है के राघोथमन। के राघोथमन जी का अभी हाल ही में निधन हो गया है। और दोस्तों, ये वही अधिकारी थे जो कि राजीव गांधी हत्याकांड के विशेष जांच, जिसे हम SIT के नाम से जानते हैं, के मुख्य जांच अधिकारी भी रह चुके थे। ये इन्हें 1988 में पुलिस पदक और 1994 में राष्ट्रीय पदक से सम्मानित भी किया गया था। तो अब एक देखिए प्रश्न ये बन जाता है कि उस पूर्व अधिकारी का नाम बताइए जिनका मतलब जिन्होंने राजीव गांधी हत्याकांड के विशेष जांच में मुख्य अधिकारी की भूमिका निभाई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा के राघोथमन जी। क्या हो जाएगा दोस्तों? के राघोथमन जी। आइए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, सिंथेटिक कैनबिनोइड पदार्थों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो ये है चीन। जी हाँ दोस्तों, ये है चीन। अब अगर हम बात करें कि सिंथेटिक कैनबिनोइड क्या है, तो सिंथेटिक कैनबिनोइड्स अत्यधिक छलावरण वाले होते हैं क्योंकि कुछ ई सिगरेट के तेल में पाए जाते हैं और पत्तियों, फूलों की पंखुड़ियों आदि से बने कटकर तंबाकू में पाए जाते हैं। और ये सबसे अधिक दुरुपयोग करने वाले नए मनोसक्रिय पदार्थों में से एक बन गए हैं इस समय। अगर हम बात करें चीन के बारे में, तो चीन के बारे में जैसे चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। चीन की मुद्रा क्या है? तो बोलेंगे रनमिनबी। और अगर हम चीन के राष्ट्रपति की बात करें तो शी जिनपिंग जी। तो आई होप दोस्तों ये प्रश्न भी आपका क्लियर हो चुका होगा। आइए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, कोप 26 पीपुल्स एडवोकेट किसे नामित किया गया है? बात एक ही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डेविड एटनब्रो। डेविड एटनब्रो को कोप 26 पीपुल एडवोकेट के रूप में नामित किया गया है। अब हम बात करेंगे कि ये कोप 26 पार्टियों का 26वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है और इसके अध्यक्ष कौन है? आलोक शर्मा जी। और महासचिव कौन है? तो पैट्रिसिया एस्पिनोसा। कौन है दोस्तों? इसके महासचिव कौन है? पैट्रिसिया एस्पिनोसा इसके महासचिव हैं। तो आई होप कि ये प्रश्न भी आपका क्लियर हो चुका होगा। आइए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, WHO ने भारत में पाए जाने वाले कोरोना वायरस वेरिएंट को किस कर्षण के रूप में वर्गीकृत किया है? किस कर्षण के रूप में वर्गीकृत किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ग्लोबल वेरिएंट ऑफ कर्षण। क्या हो जाएगा दोस्तों? ग्लोबल वेरिएंट ऑफ कर्षण। अब हम बात करें कि आखिर है क्या। तो देखिए, ग्लोबल वेरिएंट ऑफ कर्षण, इस वेरिएंट को B.1.617, मैं लिख के बता रहा हूं आपको, B.1.617 के नाम से भी जाना जाता है। इस वेरिएंट को डबल म्यूटेंट वेरिएंट भी कहा जाता है। यह पहली बार यूनाइटेड किंगडम के स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा पहचाना गया था। अब अगर हम B.1.617 के बारे में अगर कुछ हम बात करें तो देखिए, इसे WHO द्वारा वर्गीकृत किया गया है और क्या कहा गया है कि ये कोरोना वायरस का चौथा वेरिएंट है और इस वायरस के दो उत्परिवर्तन हैं। कौन कौन से हैं?
मैं आपको लिख के बता दे रहा हूँ। इसके दो उत्परिवर्तन हैं, उनमें से पहला है E48 4Q और दूसरा है L45 2R। पहला कौन सा उत्परिवर्तन है? E48 4Q और दूसरा कौन सा है? L45 2R। इसके दो उत्परिवर्तन हैं। अब अगर हम बात कर लें WHO के बारे में, तो WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। और अगर हम इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय जिनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड में है। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस जी हैं इसके अध्यक्ष। मैं एक बार अध्यक्ष और रिपीट कर दे रहा हूँ, डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस जी इसके अध्यक्ष हैं। आइए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, किस पेमेंट्स बैंक ने ग्राहकों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म डिजी गोल्ड लॉन्च किया है? डिजी गोल्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ये एक किस बैंक ने लॉन्च किया है? एयरटेल पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने दोस्तों। किसने? एयरटेल पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने। और किसके साथ साझेदारी करके इसने ये लॉन्च किया है डिजी गोल्ड को? तो सेफ गोल्ड के साथ। सेफ गोल्ड के साथ इसने साझेदारी करके एक डिजिटल प्लेटफॉर्म डिजी गोल्ड लॉन्च किया है। और इस डिजी गोल्ड के साथ एयरटेल पेमेंट बैंक के बचत खाते के जो ग्राहक हैं वो एयरटेल थैंक्स ऐप का उपयोग करके 24 कैरेट सोने में निवेश कर सकते हैं। और अगर हम बात करें कि इसके एमडी और सीईओ कौन है एयरटेल पेमेंट्स बैंक के, तो नुब्रता विश्वास जी हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? जनवरी 2017 में। आई होप दोस्तों कि आपको ये प्रश्न भी क्लियर हो चुका होगा। और दोस्तों आपको बताना चाहें कि ये इस सेशन का आज आखिरी प्रश्न था। आज की वीडियो में यहीं पे समाप्त कर रहे हैं दोस्तों। और आपसे बस मेरा यही अनुरोध है कि अगर आपको ये कंटेंट अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक भी कर लीजिए। अगर आपको चाहते हैं कि ये सारे कंटेंट आपको डेली टू डेली प्रोवाइड होते रहें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले जितने भी कंटेंट हैं वो हम और बेहतर बना सकें और आप तक प्रोवाइड करा सकें उनको। हमारा केवल एक ही मोटो है, करंट अफेयर्स के कंटेंट और एजुकेशन से रिलेटेड जितनी वीडियो हैं, बस हमारा यही मोटो है केवल बनाना। इसके अलावा आप हमारे चैनल पे और कुछ भी नहीं पाएंगे। तो आई होप कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।